खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। रफाल घोटाला एक बार फिर अपना सिर दिखा रहा है, एक बार फिर वो जिंदा हो गया है और मोदी सरकार चाहे जितनी भी कोशिश करे वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने बहुत पहले से ही इसकी अहमियत को समझ लिया था और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव और उससे पहले लगातार राहुल गांधी ने यह नारा दिया था जो अब आप सुनने वाले हैं। आज किसी भी चौकीदार, किसी से भी आप पूछ लो, मीटिंग के बाद आप जाना, दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए, बस ये शब्द कहना चौकीदार। उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। और कहीं ना कहीं इसके जरिए उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। खबर क्या है पहले मैं आपको यह बताता हूं और इस वक्त आप बोल के लब आजाद हैं तेरे में इस मुद्दे को लेकर सबसे बड़ी पड़ताल देखने जा रहे हैं दोस्तों। खबर आपकी स्क्रीन पर। रफाल सौदे को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच पीएनएफ ने कहा है कि इस सौदे को लेकर लगाए गए भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों की जांच की जाएगी। यह कदम ऐसे में उठाया गया है जब फ्रेंच एनजीओ शेरपा ने मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने इस मामले में कई रिपोर्ट्स प्रकाशित की थी। साल 2018 में भी शेरपा ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन तब पीएनएफ ने इसे खारिज कर दिया था। बता दें, राफेल फाइटर जेट की डील 7.8 बिलियन यूरो की है और आप जानते हैं इस मुद्दे में फ्रांस के बड़े बड़े चेहरे फंसते नजर आ रहे हैं। कौन कौन से चेहरे आपके स्क्रीन पर दोस्तों जो लोग फंस रहे हैं उसमें है फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद, जिन्होंने इस राफेल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा शख्स जो इसमें फंस रहा है वो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो कि इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा उस समय के वित्त मंत्री और उनके कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यही नहीं, तत्कालीन रक्षा मंत्री और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन येवेस ली ड्रियन से भी जुड़ी चीजों को लेकर पूछताछ हो सकती है। तो ये तमाम चेहरे जो हैं बहुत बहुत बड़े चेहरे हैं दोस्तों और इसको लेकर जांच शुरू हो गई है। मगर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बात को लेकर पल्ला क्यों झाड़ रही है? कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बड़ा हमला कर दिया है और इस हमले के जरिए उसने कहीं ना कहीं मीडिया को तो चुनौती दी ही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कम से कम मीडिया को यह मुद्दा उठाना चाहिए। और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की भी मांग की है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस जेपीसी के सामने हाजिर होना चाहिए। क्या कहा रणदीप सुरजेवाला ने, आप खुद सुनिए दोस्तों। आदरणीय मित्र, यह कांग्रेस बनाम भाजपा का मुद्दा है ही नहीं। यह मुद्दा इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। यह मुद्दा खजाने को लूटकर चूना लगाने से जुड़ा है। यह मुद्दा राफेल सौदे में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। राफेल जहाज एक अच्छा जहाज है जिसकी खरीद कांग्रेस सरकार कर रही थी बहुत कम रेट पर। उसको कई गुना रेट पर खरीदा गया और जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने यह मामला बार बार उठाया तो सरकार ने बजाय जवाब देने के उपहास और मजाक उड़ाया। हम अदालत में नहीं गए क्योंकि हमारा मानना था कि अदालत इसका निर्णय नहीं कर सकती, जेपीसी ही कर सकती है, क्योंकि इसमें एविडेंस की, कागजात देखने की और जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री को भी गवाही के लिए पेश करने की जरूरत है। इसलिए इस सारे मामले को लेकर अब फ्रांस की सरकार में फ्रांस की जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, जब उन्होंने ही प्रथम दृष्टि से भ्रष्टाचार स्वीकार कर लिया, जब उन्होंने ही प्रथम दृष्टि से यह स्वीकार कर लिया कि गड़बड़ झाला और घोटाला है, जब उन्होंने ही एक जज बिठाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी, जिसमें उनके एक मौजूदा राष्ट्रपति और एक पूर्व राष्ट्रपति जांच के घेरे में आ गए, तो मुझे बताइए, जिस देश में यानी हमारे देश में जहां यह घोटाला असली में हुआ, क्या वहां जेपीसी की जांच नहीं होनी चाहिए? जांच अवश्य होनी चाहिए। और मीडिया के साथी हों या दूसरे साथी हों, जो इस पूरे मामले को आप पटाक्षेप कर रहे थे या इसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनसे भी बड़ा विनम्र हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि यह राष्ट्रहित का मामला है। ये उन लोगों के खिलाफ मामला है जो देश के खजाने को चूना लगाकर अपनी जेबें भर रहे हैं। और इसमें कौन दोषी है, कैसे कैसे घोटाला हुआ, किस किस ने किया, सरकार में बैठे किन किन सफेद पोशों की भूमिका है,
ये सारी खुलकर सामने आनी चाहिए और जेपीसी प्रोब होनी चाहिए। धन्यवाद। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया दी है और एक बार फिर उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है। मगर संबित पात्रा ने अपनी इस प्रतिक्रिया में काफी गलत बयानी की है। झूठ नहीं बोल सकता दोस्तों, क्योंकि असंसदीय भाषा है। मगर संबित पात्रा ने अपने इस बयान में कहा है कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने कहा है कि हम पर रिलायंस को चुनने का कोई दबाव नहीं था। सरासर गलत। पहले आप सुनिए संबित पात्रा कह क्या रहे हैं, क्योंकि इसमें दो बातें कहते हैं वो। पहली बात वो ये कहते हैं कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने कह दिया कि हम पर रिलायंस को चुनने का कोई दबाव नहीं था। दूसरी बात वो कहते हैं कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों पर भी इस डील को लेकर कोई दबाव नहीं था। इन दोनों चीजों का मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। सबसे पहले सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। उस समय के फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष होलांड के नाम को भी उन्होंने रखा था और होलांड साहब ने उस समय कहा था, और मैं कोट भी करता हूं, उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया था कि आई एम अनअवेयर ऑफ एनी प्रेशर टू चूज रिलायंस एज द ऑफसेट पार्टनर। उस समय फ्रेंच प्रेसिडेंट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वो अनअवेयर हैं कि कहीं ना कहीं प्रेशर डाला गया है रिलायंस को चूज करने के लिए ऑफसेट पार्टनर के रूप में। ये बात स्पष्ट हुई थी। ठीक उसी प्रकार जो दूसरा झूठ राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कुछ ऑफिसर हैं, उन ऑफिसर्स ने सजेस्ट किया था कि ये डील ठीक नहीं है, मगर उनके ऊपर दबाव डाल करके कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय करके उन्हें छुट्टी पर इत्यादि भेज करके इस डील को पारित किया गया। बाद में उसी ऑफिसर ने सामने आके सच्चाई रखा और कहा कि मैं तो कैम्ब्रिज में अध्ययन करने के लिए गया था और स्टडी लीव पहले से ही मुझे सैंक्शन हो चुका था। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने दरअसल कहा क्या था। आपके स्क्रीन पर former French President Francois Hollande on Friday said he was not aware if Indian government had put any sort of pressure on Reliance and Dassault to work together for the 58,000 crore Rafale jet deal. उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि रिलायंस और डासो पर दबाव डाला गया था। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। और आगे क्या कहते हैं वो, Hollande, while responding to a question by news agency AFP, said only Dassault can comment on this. क्या कहा उन्होंने? इस पर सिर्फ डासो कमेंट कर सकता है, यानी कि फ्रांसवा ओला मामले से बचकर निकल गए। और कुछ दिनों पहले उन्होंने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। फ्रांसवा ओला in an interview to investigative agency Mediapart had earlier claimed that France did not have a say in choosing Reliance, यानी कि रिलायंस को चुनने को लेकर उन पर दबाव था। नंबर एक, भारत सरकार का। नंबर दो, हमें कोई अधिकार, कोई स्वतंत्रता नहीं थी कि हम भारत के अंदर अपने किस पार्टनर को चुने। तो यही तो बड़ा सवाल है दोस्तों कि आखिर क्यों भारत सरकार रिलायंस इंडस्ट्रीज को चुनने का दबाव बना रही थी। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, वायर की खबर देखिए, इस मामले की जांच क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूं। खबर देखिए, सेटबैक फॉर मोदी, मैक्रो as French judge opens criminal investigation into Rafale deal with India। यह खबर क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं कि 26 मार्च 2015 को रिलायंस और डासो के बीच में समझौता होता है, बातचीत होती है रफाल डील को लेकर। और 15 दिन बाद मोदी पहुंचते हैं फ्रांस, वहां पर उनकी मुलाकात होती है फ्रांसवा ओला से। यानी कि दोनों देशों के, एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति की मुलाकात से पहले ही समझौता हो जाता है। ऐसा कहीं सुना है आपने? अरे भाई, पहले मुलाकात होती है, उस मुलाकात के बाद जमीन तैयार की जाती है, फिर पार्टनर्स चुने जाते हैं और फिर डील होती है। यहां तो पहले ही डील हो गई थी। तो यहां आप सीधे तौर पर पकड़े गए। सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा इस मामले की जांच करना चाहते थे। उन्हें रातों रात अपने पद से हटा दिया गया। क्यों बताइए? अगर आपको लगता है कि इस डील में कोई दिक्कत नहीं थी तो आपने उन्हें जांच क्यों करने दिया? रातों रात सीबीआई में तख्ता पलट क्यों कर दिया गया? इसके अलावा एंटी करप्शन क्लॉज वो भी रफाल डील से हटा दिए गए। और यही सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उठा रही है कि आपने रफाल डील से ये एंटी करप्शन क्लॉजेस क्यों हटा दिए? कार्यक्रम में आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मगर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की पड़ताल भी तो होनी चाहिए ना। आप खुद जानते हैं इस देश में लोकपाल को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, अब वो लोकपाल कहां हैं, अन्ना हजारे कहां हैं, किसी को कुछ नहीं पता। यह बात अलग है कि उस आंदोलन में जितने लोग शरीक हुए सब कोई ना कोई फायदा ले गए।
अब वो लोकपाल कहां है कुछ नहीं जानते पता। इसके अलावा CAG वो मंच है जहां पर मुद्दों की जांच होती है, डील्स की जांच होती है। आज वो CAG पूरी तरह से निष्क्रिय है, पूरी तरह से इनफेक्टिव है, पूरी तरह से इनएक्टिव है। क्या यह सवाल उठने लाजमी नहीं है? जब इस देश की संस्थाएं ही काम नहीं कर रही हैं, जब इस देश की संस्थाएं इस तरह से रुख अख्तियार कर रही हैं जैसे कुछ गड़बड़ है ही नहीं, तो फिर मामले की जांच कैसे होगी?